चलिए बच्चे बात करते हैं अब पार्ट सी की, यानी कि सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या ये बोलता है। दिस सेक्शन कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। इस पार्ट में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं एंड विद इंटरनल चॉइस, किसी एक में हमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जितना शॉर्ट मतलब आप शॉर्ट आंसर है जितना आप एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बस केवल उतने करने की जरूरत है। जब इसमें बात करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, राइट डाउन अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू inert occurring on two inert electrode when electrolysis of copper chloride is done. What will happen if a concentration solution of a copper sulfate is replaced with copper chloride? Actually it is a part, मतलब a part है। अगला क्वेश्चन भी पहले हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। एंड द बी पार्ट इज write down an expression for the molar conductivity of aluminium sulfate at infinite dilute according to the Coriolis law। ठीक है, 2 पार्ट आए हैं, मतलब 22 क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं, ए एंड बी, मतलब 2 पार्ट हैं। इसमें से ए पार्ट 2 मार्क्स का है, बी पार्ट 1 मार्क्स का है। तो चलिए बच्चे हम पहले पार्ट की बात करते हैं कि हमारे पास इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। 2 इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, मींस वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस, किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, कॉपर क्लोराइड। किसका सॉल्यूशन लिया गया है, कॉपर क्लोराइड। इट मींस हमारे पास कॉपर प्रेजेंट होगा Cu2 प्लस में, और हमारे पास इधर की साइड लिख लेते हैं इसको, कॉपर 2 क्लोराइड, यानी कि कॉपर प्रेजेंट होगा हमारे पास Cu2 CuCl2। कॉपर प्रेजेंट होगा मींस जो कैटायन है वो क्या होगा हमारे पास, कैटायन होगा Ca2 प्लस, और एनायन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, एनायन जो होगा वो होता है Cl माइनस। बच्चों जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये थोड़ा सा समझाने वाला पार्ट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं तो एनोड पर होता तो ऑक्सीडेशन ही है, बट एनोड होता क्या है, ये होता है बच्चों पॉजिटिव। कैथोड पर होता क्या है, होता तो रिडक्शन ही है, बट ये होता क्या है, नेगेटिव। आप खुद सोचिए कि जो पॉजिटिव है उसकी तरफ नेगेटिव वाला पार्ट भाग कर जाएगा, और जो नेगेटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा। चलिए, तो रिएक्शन एट कैथोड, अगर रिएक्शन की बात करता हूं, रिएक्शन एट कैथोड, अगर कैथोड रिएक्शन करते हैं, पार्टिसिपेट करता है, तो हमारे पास कैथोड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव पार्ट हमारे पास यहां पर आ गया, तो रिएक्शन हो जाएगी Cu2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में, यानी कि कैथोड पर जो कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन एट एनोड की बात करते हैं, रिएक्शन एट एनोड, दैट इज अ Cl माइनस। हमारे पास Cl माइनस क्या करेगा, अगर मैं 2 Cl ले लेता हूं तो इट विल लूज Cl2, इट विल फॉर्म, मतलब Cl2 बनाएगा और इट विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी एनोड पर क्लोरीन गैस बाहर निकल रही होगी, Cl गैस बाहर निकल रही होगी, और इस तरीके से रिएक्शन होगी। मतलब 2 इलेक्ट्रोड हैं और 2 उस पे हमारे पास जो रिएक्शन सॉल्यूशन है उसके हिसाब से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। भाई इसके अलावा और कोई ऑप्शन, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया याद है सबको, ये हम आपको बताते हैं लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया सबको। चलिए इसी में हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट, अभी हमने केवल यहां तक का क्वेश्चन करा है, यहां तक, इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन, उसका आंसर ये हो गया कि हमारे पास ये लिखा गया। इसमें 1 मार्क आपको पूरा मिल जाएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका।
what will happen if concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride? मीन्स हमने क्या कर दिया, हमने सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया और अब राइट नाउ सॉल्यूशन किस चीज का है हमारे पास, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। वही सीधी सी बात आपके पास पता है कि रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी, रिएक्शन एट कैथोड। अगर कैथोड में बात करता हूं तो कैथोड यहां पर हमारे पास क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो कॉपर 2 प्लस विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द कॉपर, ये रिएक्शन कांस्टेंट मतलब सेम रहेगी, एंड सॉलिड विल डिपॉजिट। और रिएक्शन ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है एट एनोड, और वो क्या हो जाएगी, क्योंकि अब सॉल्यूशन जो है हमारे पास SO4 2 माइनस अवेलेबल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसके 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्वाइस ऑफ H2O 8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी में गिवन इक्वेशन है भाई साहब, ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने आज बता दी, आपको आज की बात पता होनी चाहिए जब से आपने ये वीडियो लेक्चर देखा है। चलिए बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं, भाई ये हो गया हमारा मतलब 22 का ए पार्ट, इसमें आपके 2 मार्क्स कंफर्म अगर आप इतना लिखकर आते हैं तो। कम टू द नेक्स्ट वन, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको बच्चे आना चाहिए, इट शुड बी Al2SO4 थ्राइस। ये फॉर्मूला होता है अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन पर Al2SO4 होल थ्राइस, इसका हमारे पास अगर मैं इसको लिखता हूं, इसको करें तो भैया एक तो मेरे पास एल्यूमिनियम आया, कौन सा 3 प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, प्लस दूसरा क्या सॉल्यूशन में ब्रेक होगा, एक होगा हमारे पास SO4 2 माइनस, पर कितने कितने आयन, एल्यूमिनियम के कितने आयन होंगे 2 और SO4 के कितने होंगे 3। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास इस तरीके से ये डील चलेगी। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, इतना आप एक्सप्रेशन लिखकर आते हैं, यू विल गेट डेफिनेटली 1 मार्क, आपके कहीं नहीं गए, आपको 1 मार्क बड़े प्यार से मिल जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, अगर हम अगले उस पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन ये बोलता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, 3 पार्ट दिए हुए हैं A, B एंड C, हर क्वेश्चन 1 मार्क का। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज बेसिक। अच्छा बच्चों पहले छोटा सा नोट, व्हाट इज अ नोट, पहले इसके लिए व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेस, base which can accept, yeah, which can donate a pair of electron। अच्छा what is acid, लुइस एसिड बेसिकली हम बात करें तो लुइस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लुइस बेस एंड लुइस एसिड। तो व्हाट इज एसिड, लुइस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इन्होंने पूछा द लोएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक। चलिए लोएस्ट एंड हाईएस्ट की बात करते हैं। जब आप इसका आंसर लिखोगे ए पार्ट, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी, सॉरी हायर की बात करता हूं पहले, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। So in higher oxidation state metal do not have electron in their valence shell but they can accept
they can accept the electron and can behave as acid, whereas in lower oxidation state metals have valence electron in their shell, have valence electron, and which and they can donate these electron and can behave as base. चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं Mn ले लेता हूं, Mn7 प्लस और Mn2 प्लस। आप एग्जांपल लेके एक्स्ट्रा दिखा दो, वरना इतने में मार्क्स आपको 1 मिल जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा आर्गन 4s0 3d0, या इसको ऐसे लिखो 3d0 4s0, जबकि इसमें लिखेंगे आर्गन 3d5 4s0। अब राइट नाउ देखो ये भाई साहब एम्प्टी पड़े हुए हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो है, एटलीस्ट दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, मतलब दीज इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि भैया क्यों ये हमारे पास एज ए एसिड बिहेव कर रहे हैं और क्यों एज ए बेस बिहेव कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, एक अगले पार्ट पर आते हैं। ओहो, अगर हम अगले पार्ट पे चलते हैं तो अगले पार्ट पे हम देखते हैं, पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको। नाउ क्रोमियम इज ए हार्ड मेटल while mercury is a liquid metal at रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि रूम टेम्परेचर पर क्रोमियम के पास, मतलब क्रोमियम हार्ड है एंड मरकरी जो है वो लिक्विड है। चलो इसकी बात करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में आप सबसे पहले लिखेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो दैट इज द आर्गन, ठीक है, आर्गन 3d5 4s1। अच्छा बच्चों, मरकरी, देखो मरकरी का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर क्या करें बच्चे? नहीं याद है तो इट्स ओके, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि भाई आपको याद ही होना चाहिए। मरकरी आता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं साइड में, आर्गन 3d5 सॉरी 3d10 4s0। ये आर्गन के बाद कौन आएगा? क्रिप्टन 4d5 4d10 सॉरी 4d10 और 5s2। जस्ट क्रिप्टन के बाद क्या आएगा? जीनॉन। इसमें बस आपको क्या करना है कि 4f14 5d 14 5d दिखाई दे रहा है आपको, 5d 10 और 6s2। तो आप यहां लिखेंगे मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन 4f14 और 5d10 और 6s2। आपका आंसर बस इतना रिप्रेजेंट करते ही आपने समझ लो आधे आंसर को लिख दिया है। आप लिखेंगे क्रोमियम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which take part in the bonding and make it
अब मेक इट, आपके पास जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को यूज करते हुए आप आंसर लिख दीजिए, मेक इट एज ए हार्ड मेटल, मेक इट एज ए हार्ड मेटल, वेयर एज in the case of Hg, it do not have unpaired electron. It do not have unpaired electron. That is why the metallic bond between the mercury is weaker. That is why the metallic bond between the mercury is weaker and it is liquid at room temperature. Point clear? मतलब यहां पर आपका वर्ड होना चाहिए था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक के पास है एक के पास नहीं है, दैट्स ऑल, बस इतना सफिशिएंट था। मतलब अगर आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली थी कि कोई ताकत नहीं थी फिर आपके मार्क्स को कट कर सके। राइट नाउ अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से इसके लास्ट पार्ट की, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D सीरीज डू नॉट मच वेरी विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है, तो इसका आंसर है हमारे पास द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज काउंटर बैलेंस्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। आइए थोड़ा सा इस आंसर को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। भाई हम जब स्कैंडियम से चलते हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, जब हम इससे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30। अच्छा इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, इसका लिखूं तो 3d5 4s2, इसका लिखता हूं तो 3d8 4s2। आप खुद ही देख रहे हो अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, इनसाइड वाले उस पर हो रहे हैं पेनल्टीमेट शेल में, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है बट इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर हो रहे हैं, पेनल्टीमेट मींस इनसाइड वाले उसमें एंटर हो रहे हैं, और इनसाइड वाले एंटर होने की वजह से हमारे पास जो इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो भी तो बढ़ रहा होगा, या नहीं बढ़ रहा होगा। काउंटर बैलेंस लिखा हुआ है, काउंटर बैलेंस बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं और इसको क्वेश्चन को जो मैंने अभी पॉइंट समझाया उससे कनेक्ट करते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। भाई ये बोलता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बट इसमें क्या हुआ, n-1 में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से भैया जेड इफेक्टिव जितना बढ़ना चाहिए था उतना हमें बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड वाले पॉइंट का, और यही सेम आंसर मैंने कहां से पिक किया हुआ है, और ये आंसर वर्ड्स पूरे के पूरे मैंने मार्किंग स्कीम से पिक किए हुए। चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 ए पार्ट। Give the chemical reaction involves when para-nitrotoluene undergoes Itard reaction.
बच्चे इटार्ड रिएक्शन का काम क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन बेंजीन रिंग पर CH3 लगा होता है, यानी कि टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करता है, और CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। चलिए आइए, मैंने रिएक्शन इसमें ऑलरेडी लिख दी है सो दैट कि टाइम बच जाए। तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है, अब यहाँ पे नाइट्रो है, पैरा नाइट्रो है, तो बस क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, और जो CH3 वाला पार्ट है दैट विल कन्वर्ट इनटू द CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन अप्रोटिक सॉल्वेंट? अच्छा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करते हैं, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर बिकॉज, चलो बी पार्ट, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, दिस इज C डबल बॉन्ड O OH। एक्चुअली अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो मींस ऐसा सॉल्वेंट जो H+ ना दे, जो डिसोसिएट ना हो बेसिकली। तो यार हमारे पास ये जो एग्जिस्ट करता है एज ए डाइमर, इट एग्जिस्ट लाइक दिस। अगर आप ये डायग्राम बना के आ जाते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अब इसके बाद आपके पास एक ही कलर का पेन होता है, दैट इज वाई मैं यहां पर एज ए ये पॉइंट दिखाता हूं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, बस इतना सा रिप्रेजेंट करना ही, यू विल गेट द मार्क्स। पर आंसर क्या आएगा? इन्होंने पूछा हुआ है वाई, वाई डज, तो आंसर आएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स ऑल। आपका आंसर क्या आएगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद, बेंजीन की रिएक्शन कराई गई ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टोल्यूइन। what is the expected outcome if the benzene is replaced by benzoic acid? Give the reason for your answer। चलिए आप इसका आंसर पढ़ते हैं। बेंजीक ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड। चलिए बेटा, अगर हम बात करते हैं सी, बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी हमने? मिथाइल क्लोराइड से, CH3Cl, और दिस इज नोन एज ए एनहाइड्रस AlCl3। This is a Friedel-Crafts alkylation. This reaction is known as a Friedel-Crafts alkylation। और जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो here this CH3 will attach here, because यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी, ये इनके बीच में रिएक्शन होने की वजह से ये बनाएगा हमारे पास, ये जो पूरी चीज होगी, आपको ये लिखना नहीं है, they will form the CH3+। आपको बस ऊपर वाली रिएक्शन जो मैंने दिखाई थी वही रिप्रेजेंट करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? राइट नाउ इन्होंने बोला अगर हम, इफ वी रिप्लेस, हमने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया COOH, और ये बनाएगा CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, और आप लिखेंगे नो रिएक्शन। हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि बेंजोइक एसिड इज इनर्ट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आप एज ए नोट लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे बिकॉज बेंजोइक एसिड, बिकॉज इन बेंजोइक एसिड benzoic acid COOH is a deactivating group for electrophilic aromatic substitution EAS। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं EAS फॉर इलेक्ट्रोफिलिक EAS।
and it react with anhydrous AlCl3 and form a salt yeah, it takes salt formation with मतलब anhydrous AlCl3, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं करता है, इट डज नॉट शो द रिएक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया? बस यहीं पर ये रिएक्शन को हम आंसर क्लियर, एक नंबर कहीं नहीं गया, वैसे भी आधा आधा नंबर यहीं पर मिल जाना था, ये नहीं मिलना था। वाई तो नहीं पूछा था, वाई अगर पूछा होगा तो हमें लिखना होगा नीचे वाला पॉइंट, what is the expected outcome if the benzene is replaced by benzoic acid, give a reason for your answer। ठीक है, आंसर भी हमें रीजन भी देना होगा। वैसे तो एक नंबर का क्वेश्चन था, हाफ ऑफ मार्क्स पे डिवाइड हुआ होगा, तो इतना दूर तक जाने की ना जाने पर भी नंबर मिल जाते हैं, मतलब आप रीजन नहीं भी लिखते तब भी मार्क्स मिल जाते हैं, बट आपकी आंसर शीट परफेक्ट होनी चाहिए, तो यू हैव टू राइट द आंसर, मतलब रीजन। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अगर हम अगले उस पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए एक क्वेश्चन और इसी में और वाला पार्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा पहली बात तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? मतलब ऐसे एल्डिहाइड विच हैव द अल्फा हाइड्रोजन गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए बात करते हैं अभी कंडेंसेशन। हाउएवर एक्स विद कंपाउंड वाई, मतलब एक्स जो है वाई के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, रिएक्ट्स टू गिव द कंपाउंड 2,1,3 डाइफिनाइल prop 2 in 1 on। अब आपका भैया ये भयंकर सा क्वेश्चन लिखा आ गया, इसका डायग्राम ये आधों को नहीं पता होगा। चलिए इस डिजाइन की बात कर लें, मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है क्या है? 2,1,3 डाइफिनाइल, पहली बात तो प्रॉप है, यानी कि चलो अगले पेज पे, पहले मैं यहीं पर डिजाइन बना लेता हूं। प्रॉप है तो 1 2 3, चलो 1 ऑन यानी कि पहली पोजीशन जहां पर भी कनेक्टेड होगा 2 इन 1 ऑन, प्रॉप 2 इन, दो पोजीशन पे हमारे पास ये हो गया 1 ऑन, यानी कि डबल बॉन्ड O आ गया इस पर। चलिए और डाइफिनाइल 1,3 यानी कि इस पर एक डाइफिनाइल ऐसे ग्रुप लगा दिया जाए, और 1,3 यानी कि एक ग्रुप इस पर ऐसे इस पर लगा दिया जाए। ठीक है, एक हमारे पास ये बन गया, और डाइफिनाइल 1,2 डाइफिनाइल 2 इन ये हो गया। अब जरा हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया जाए, 1 2, क्या बन गया या नहीं बन गया ये कंपाउंड हमारे पास? प्रॉपर मैंने कैसे बनाया, कैसे सोचा, मैंने आपको तरीका भी समझाया। ऐसा नहीं भाई मैं भी कोई रट के नहीं बैठा हुआ हूँ इस कंपाउंड के नेम ऐसे ही इसको कि भाई मैंने नाम पढ़ा बना दिया। अरे मेथड होते हैं, आप मेथड पता होना चाहिए नेमिंग का, आपने उसको बैक कर दिया बस, और कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए आइए इस कंपाउंड को अगले स्टेज पे बनाते हैं, कि हमारे पास एक कंपाउंड है, नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं। तो ये कंपाउंड x और y से मिलके बना है, x प्लस वाई से, यानी कि ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, दिस इज CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर दिखेगा, ऐसे। चलिए अगर हम बात करते हैं ये कंपाउंड बना कैसे होगा, आप देखो उनको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। X डज नॉट गो अंडरगो एल्डोल। अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन नहीं देता है? एल्डोल कंडेंसेशन जनरली ऐसे कंपाउंड नहीं देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन किस किस के पास नहीं है? एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास नहीं है, और दूसरा हमारे पास बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है। तो यार बच्चे इसमें से बेंजल्डिहाइड एक पोर्शन तो रहा होगा, चलो एक पोर्शन मैंने बेंजल्डिहाइड ट्रीट कर लिया, यानी कि एक तो बेंजल्डिहाइड रहा होगा। जब इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे पास एक दूसरा ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। भाई इतना पोर्शन अगर कीटोन एल्डिहाइड से निकल रहा है तो बाकी बचा हुआ कीटोन वाले पोर्शन से आना चाहिए, भाई अल्फा हाइड्रोजन चाहिए भी तो भाई मुझे,
क्योंकि अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, C डबल बॉन्ड O और CH3। चलिए आइए Y हमारे पास ये मैंने एज्यूम कर लिया कि यार इस एग्जाम प्रोडक्ट को देखते हुए मुझे Y कुछ ऐसा लग रहा है, Y कुछ ऐसा लग रहा है। चलिए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, मतलब समझ भी लेते हैं कि कैसे, आंसर हमारा इतने पे हो जाता। अगर हम समझते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है ऐसे करके, इसने CH2 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो बेस आता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, दिस हाइड्रोजन विल एब्स्ट्रैक्ट द H और दिस विल नेगेटिव चार्ज विल कम लाइक दिस, CH2 माइनस। नाउ दिस CH2 माइनस बेंजोइक एसिड के C डबल बॉन्ड O H से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। अब देखो इसे मैं नीचे बना रहा हूं, अगर मैं इसे बनाता हूं नीचे तो मैंने क्या करा, कनेक्ट, यहां पर देखना ध्यान से, मैंने बेंजोइक एसिड ये बनाया, बेंजोइक एसिड का O माइनस टूटा होगा, यहां H नीचे बना दिया, ये बना दिया बेंजोइक एसिड, इससे ये भाई सब कनेक्ट हुए CH2, और इस पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, फिर इस पर बेंजोइक एसिड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कर गए। ये भाई साहब हमारे पास ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, ये H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और एक कंपाउंड बनेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O COH, और दिस इज H और CH, और मैंने यहां पर ना H अलग करके लिख लिया है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेंजीन रिंग लग जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब इसे मैंने अगर हीट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसे हीट कर दिया, अगर मैं इसे हीट कर देता हूं, ये OH, ये वाला OH और ये वाला H रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आंसर बन के आएगा CH3। थोड़ा सा इधर करता हूं ताकि मैं इसे प्रॉपरली बना पाऊं, CH3 माइनस H2O कर देंगे, H2O और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, इसको मैं थोड़ा सा वैसे बना देता हूं, CH, अरे बहुत ज्यादा थिक हो गया है, तो CH डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस। इस तरह मैकेनिज्म फॉलो होगा। सर आप कहोगे, बच्चों आप कहोगे क्या सर हमें एग्जाम में मैकेनिज्म फॉलो करना है? नहीं नहीं, एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं फॉलो करना, आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए बस। अगर आपको रिएक्शन करनी आती है तो आप प्रोडक्ट बना लेंगे बस। मैंने किस तरीके से प्रोसीड करा आपको देखना है। और अगर मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर, भाई पहला पार्ट आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, यस हमने आइडेंटिफाई। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, यस हमने रिएक्शन भी लिख दी। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर मैं वन केमिकल टेस्ट लिखता हूं तो टॉलेंट टेस्ट आपके पास, टॉलेंट टेस्ट यहां पे लिखेंगे। बेंजील्डिहाइड विल गिव, मींस who will give the positive Tollens test? This compound will give the positive Tollens test. This will give positive, जबकि जो दूसरा वाला कंपाउंड था वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 will not give the positive Tollens test। आपको वर्ड्स में लिख देना है। पॉइंट क्लियर हो गया? आप ये वर्ड्स में लिख देंगे। चलिए बच्चे अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन कहता है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स बॉन्ड फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग टू अमाइनो एसिड फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। मींस कुल मिला के इन दोनों से मिलकर पेप्टाइड लिंकेज कौन सी बनने वाली है, हमें यह देखनी है। मैंने इनके स्ट्रक्चर पहले ही बना लिए। एक बार मैंने बनाया कि एलानिन को पहले बना दिया हमने, एलानिन के बाद हमने दूसरा बना दिया ग्लाइसिन। तो राइट नाउ बच्चे अगर हम बात करते हैं इसमें से,
होता क्या है कि यहाँ का OH और इस कंपाउंड का H मीन्स नाइट्रोजन वाले से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है उसका H, और इधर से जो एसिटिक एसिड वाला पार्ट होता है उसका OH, आप यहाँ से -H2O कर दीजिए। तो क्या बन के आएगा हमारे पास CH3 CH NH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा हमारे पास NH CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। एक पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास ये बन के आई। अगर मैं अनदर पेप्टाइड लिंकेज की बात करता हूं तो हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है, देखो अब इसे क्या करूंगा मैं, हमारे पास इस वाले कंपाउंड को मैं इधर बनाऊंगा। चलिए अगले पेज पे बनाता हूं। तो ये होता है NH2 CH2 C डबल OH, NH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। अगर दूसरा एनालिन की बात करता हूं तो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर है CH3 CH और N को मैं इधर बनाऊंगा तो NH2 CH और C डबल OH। हमारे पास आता है प्लस NH और CH CH3 और C डबल OH। ये एनालिन बन गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह से OH और इसकी वजह से H लिंकेज मतलब वाटर रिलीज हो जाएगा -H2O। तो बन के क्या आएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH और CH CH3 और C डबल OH। एक पेप्टाइड बॉन्ड इस तरीके से बनेगा। ऐसे दो हमारे पास पेप्टाइड कंपाउंड बन जाएंगे इस लिंकेज के साथ, और इसका आंसर जितने मार्क्स के हमारे हैं फुल मार्क्स के साथ हमारे हमें टीचर प्रोवाइड कर देगा। हम मतलब फुल मार्क्स के साथ इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, केराटिन, इंसुलिन एंड मायोसिन आर फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। Identify which type of protein is keratin and insulin and differentiate between them based on their physical properties। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो आंसर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि देखो हमारे पास अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो हमारे पास जो होता है दो टाइप के प्रोटीन होता है, एक तो ग्लोबरस और एक फाइब्रस। फाइब्रस में क्या होता है, एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मींस दो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है हमारे पास पेप्टाइड चेन, वो क्या होती है, वो एक शीट में कनेक्ट होती है, तो वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर ये कॉइल में कनेक्ट होती है तो इसे बोलते हैं ग्लोबरस प्रोटीन। तो दो टाइप से प्रोटीन हो गए। तो केराटिन जो होता है हमारे जो हेयर में मिलता है, जो बालों में मिलता है, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, जबकि इंसुलिन जो है वो एक ग्लोबरस प्रोटीन है। अब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मींस इसमें एक शीट टाइप की बन के आती है, फाइबर टाइप की शीट बन जाती है, इस वजह से इसमें फाइबर टाइप स्ट्रक्चर होता है। जबकि इसमें चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो कॉइल होती है अराउंड, और एक हमारे पास टू गिव अ स्फेरिकल शेप, एक जैसे स्प्रिंग नहीं होता हमारे पास, नॉर्मल स्प्रिंग के जैसा एक स्ट्रक्चर हमें देता है, तो इसे बोलते हैं हमारे पास ग्लोबरस प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आ गया। हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जनरली दीज आर इनसॉल्युबल, और जो हमारे पास ग्लोबरस प्रोटीन होते हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। पॉइंट क्लियर हो गया। आपको ये 3 पॉइंट, एक आपके पहले उसका आंसर एज ए फर्स्ट, और बाकी 2 पॉइंट आपको एज ए डिफरेंस में लिखने हैं टू गेट द फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। पॉइंट क्लियर हो गया। मैं यहां पे मार्किंग स्कीम लिखना भूल गया हूं। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करता हूं गाइज, तो इसमें मार्किंग स्कीम हमारे पास आती है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो 1.5 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन जो था हमारे पास, ये वाला जो पार्ट था, ये 1 मार्क का ये वाला पार्ट, 1 मार्क का ये वाला पार्ट, एंड हाफ मार्क का ये और हाफ मार्क का ये। हाफ मार्क में एक आपको ये डिफरेंस लिखना था और एक ये डिफरेंस लिखना था, और साथ में ये, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन था हमारे पास। पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको। ये हमारे पास क्वेश्चन का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का। कम टू द नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, नीता वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. She carried out a dehydration reaction of propanol
एट 140 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू 180 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वर ऑब्टेन्ड एट दीज टू टेम्परेचर, दीज टू टेम्परेचर्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बन के आए। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग इन दिस केस, कौन सा मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं। नाउ पार्ट बी आता है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट 180 डिग्री सेल्सियस एंड द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस केस। एक्चुअली बच्चों यहां पर सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म तो होगा ही नहीं, इस क्वेश्चन में छोटी सी एरर है, यहां पर अगर पूछा जाए तो सिंपल एक व्हाट मैकेनिज्म इट फॉलो। अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ तो हमारे पास देखो इसका आंसर लिखते हैं, आप इस चीज को याद रखिए कि शीट्स कैरीड आउट ए डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एट 140 डिग्री सेल्सियस टू हमारे पास क्या है 180 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पर। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे होंगे हमारे पास। अगर मैं पहले उस पर बात करता हूं तो देखो पहले हमारे उस पर क्या है कि अगर मैं प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो CH3CH2 CH2OH। चलिए भाई हमने क्या करा, पहले तो दो टेम्परेचर मेंटेन कर लिए, एक रिएक्शन को लिखा हमने क्या लिख दिया 140 डिग्री सेल्सियस पर, और दोबारा लिखता हूं मैं इसको CH3CH2CH2 और दिस इज OH और दिस इज एट 180 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा कंपाउंड में और क्या है हमारे पास, नीता वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन अ लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, सी इज कैरिड आउट ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द प्रोपेनॉल एट 140 और 180 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड एट दीज टू टेम्परेचर्स। चलिए आइए ध्यान रखिएगा डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास H2SO4 का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा H2SO4। जब बच्चे हम 180 डिग्री सेल्सियस पे कैरीड आउट करते हैं रिएक्शन को तो इससे हमारे पास बन के आता है CH, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, यहां से H, यहां से सॉरी यहां से OH और यहां से H निकलेगा और बन के आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जबकि ऊपर वाले केस की बात करता हूं तो ऊपर वाले केस में हमारे पास आएगा यहां पे डिहाइड्रेशन होगा, दो हमारे पास अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म CH3 CH2 और CH2O CH2 और CH2 और CH2CH3। अगर मैं इस वाले केस में मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म अगर हम बात करते हैं कौन सा पाथ करेगा हमारे पास फॉलो, ये करेगा सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा वाला फॉलो करेगा SN2। जबकि इसमें मैकेनिज्म की बात करता हूं तो यहां पर फॉलो होगा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यहां पर एलिमिनेशन फॉलो होगा। और अब देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग की बात करता हूं तो देखो उन्होंने पूछा हुआ है आइडेंटिफाई एंड द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलोड बाय इन द केस। इफ टिपिकली इफ वी आर टॉकिंग, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता नीचे वाले केस में भी तो SN2 ही फॉलो होता। पॉइंट क्लियर हो गया, SN2 ही फॉलो होता। बस आपको इतना लिखना था। अगर इसमें क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है क्वेश्चन, ये मतलब ऊपर वाला 1.5 मार्क्स का, नीचे वाला 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है 1.5 मार्क्स का है। ध्यान से देखिएगा कि भाई इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ध्यान से आंसर होना चाहिए ये, बट अगर आप लोग इस वर्ड पर जाएंगे, अगर इफ सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल देन इट शुड बी SN। इस वाले केस में आपको एड ऑन करना होगा इफ सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, substitution is possible then it will be SN1, it will be SN1, SN। क्वेश्चन बड़े मतलब ट्रिकी वे में है ये वाला। भाई दूसरे वाले केस में होगा तो एलिमिनेशन,
बट अगर उन्हें पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इट कैन फॉलो, तो वहां पर अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है तो SN1 फॉलो होगा। दिस इज द 3 मार्कर क्वेश्चन, 1.5 इस पर, 1.5 इस पर, 1 मार्क की रिएक्शन, हाफ मार्क्स का मैकेनिज्म का नंबर, 1 मार्क की रिएक्शन, हाफ मार्क्स का मैकेनिज्म का। और जो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं इनके मतलब अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्किंग स्कीम डेफिनेटली यहां पर ये SN1 बोलेगी, और ये गिवन भी है SN1, आप देख भी लीजिएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। वेरियस आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स वर जनरल formula C4H9Cl undergo hydrolysis reaction. Among them, compound A is the most reactive through SN1 mechanism. Identify A. Citing the reason for your choice, write the mechanism for the reaction. This is a बच्चों SN1, ये SN1 है। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं, वेरियस आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, पहले बच्चों वेरियस आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स बना लेते हैं। भाई कौन कौन से आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स बनेंगे? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है हमारे पास C4H9Cl, ठीक है, C4H9Cl। चलिए बच्चे, C4H9Cl के C4H9Cl वेरियस अगर आइसोमेरिक बनाऊं तो द फर्स्ट वन CH3 CH2 CH2 CH2Cl। द सेकेंड वन हमारे पास बात करते हैं CH3 CH2 CH CH3Cl। तीसरे की बात करते हैं तो CH3 CH CH2 और CH2Cl। अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो दिस इज द CH3 CH और CH3 CH3, और ये वाला H हटाओ यहां से, और यहां पर एक H कम लगा दिया है मैंने, दैट शुड बी CH3 और Cl। चलिए 4 आइसोमेरिक फॉर्म बन गई हमारे पास, 4 आइसोमेरिक फॉर्म बन गई। क्वेश्चन में हमने पूछा अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अमंग देम, हमारे पास विच इज जनरल फॉर्मूला वेरियस आइसोमेरिक। अगर सब में हाइड्रोलिसिस जाता हो करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो अगर KOH की रिएक्शन यानी कि H2O की रिएक्शन ही करा दो चाहे, तो आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दैट शुड बी H2O से रिएक्शन आप कराइए, और यहां पे बना देंगे आप CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस जगह पे बनाएंगे आप H2O CH3 CH2 CH CH3 और OH। इस जगह पर आप लगाएंगे H2O से रिएक्शन करते हैं तो CH3 CH और CH3 CH2, और यहां पर आ जाता है हमारे पास OH, और हमारे पास H2O से रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो CH3 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 और Cl। चलिए पहले मैंने हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बता दिया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अमंग देम द कंपाउंड A इज द मोस्ट रिएक्टिव थ्रू SN1 मैकेनिज्म। आइडेंटिफाई A साइटिंग ए रीजन फॉर योर चॉइस। हमारे पास A जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो A जो सबसे ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होगा वो है दिस इज द A इज द मोस्ट रिएक्टिव। चलिए आइए इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की पाथ को फॉलो करते हैं तो CH3 मैकेनिज्म हम बात कर लेते हैं, CH3 CH3 और CH3 और दिस इज द Cl। अगर पहले -Cl निकल जाएगा क्योंकि ये पाथ हमारे पास क्या होता है SN1 फॉलो करता है, दिस फॉलो द SN1 मैकेनिज्म, और ये आ जाएगा CH3 CH3 और CH3 पॉजिटिव। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारे पास OH2 ये लोन पेयर अटैक करेगा और बनाएगा CH3 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 OH पॉजिटिव, और दे विल फॉर्म, हाँ जी भाई साहब क्या होगा, ये -H+ इससे निकल जाएगा एंड दे विल CH3 CH3 एंड CH3 और OH।
लग जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे पास फॉलो हुआ। अगर इसमें क्वेश्चन की ब्रेकेज की बात करता हूं, भाई हमारे पास ये क्या है, योर चॉइस, आप साइटिंग द रीजन फॉर योर चॉइस हमारे पास क्यों है, बिकॉज इट इज द 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो हमारे पास ये मिलता है, ये जो रिएक्शंस है आइसोमर्स फॉर्म करने हैं, इसके मार्क्स तो इन्होंने मतलब इन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ, आपको ये बताना था कि देयर इज ए 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, जिसमें से ए जो रिएक्टिव है मोस्ट वो ये है। दिस इज अ 1 मार्क, मतलब ये पूरा लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी आपको। आपको क्या लिखना था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको लिखना था देयर आर 4 पॉसिबल आइसोमर्स आउट ऑफ विच द गिवन आइसोमर इज शुड बी मोर रिएक्टिव, उस रिएक्टिव के बाद आपके पास 2 मार्क्स का ये मैकेनिज्म है, 2 मार्क का। कितने मार्क का है, 2 मार्क का। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नाउ हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। 3 में से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे डिवाइडेड है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू टॉक अबाउट, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है। सेल रिएक्शन क्या है हमारे पास, SN4 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al3 प्लस SN2 is 4.617 into 10 की पावर 184, अच्छी खासी वैल्यू दे रखी है, 10 की पावर 184 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। उन्होंने क्या दिया है हमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। पॉइंट क्लियर हो गया। What will be the E naught of the half cell Al3 plus oblique aluminium if E naught of the half cell SN4 plus और SN2 plus is 0.15 वोल्ट। चलिए बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला हम पढ़ते आते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा नस्ट इक्वेशन का। पहले तो मैं नस्ट इक्वेशन आपको याद दिला दूं, तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन में हमारे पास जो आएगा, दैट इज द ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। व्हाट इज Q हेयर, Q इज द रिएक्शन क्वेश्चन। एक्चुअली Q क्या होगा, Q की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज अ रिएक्शन क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, इसे हम रिएक्शन क्वेश्चन, दिस इज द रिएक्शन क्वेश्चन होता है हमारे पास Q। एट इक्विलिब्रियम पर होगा क्या, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में ई सेल जो हो जाता है बच्चों, दैट इज द 0। और ये Q जो है भाई साहब बिकम इक्वल टू द के इक्विलिब्रियम। किसके बराबर होगा, के, यही तो पूछ रहे हैं वो, के इक्विलिब्रियम। तो दैट इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अगर मैं ढंग से लिखूं तो ई सेल माइनस RT, अच्छा RT अपॉन F, और उसको लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस 0.0। अब इसको मैं लिख सकता हूं 0.06, देखो 0.06 डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको लेते हैं 0.059 डिवाइडेड बाई n, और दिस इज अ लॉग के इक्विलिब्रियम, दिस इज अ लॉग के इक्विलिब्रियम। गाइस हुआ क्या आगे, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में ई सेल निकालूं, ई सेल, ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल निकालता हूं, तो फॉर्मूला बिकम 0.59 अपॉन n इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। अब राइट नाउ अगर आप इस फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं तो आधा मार्क तो यही हो गया कि आपने ये फॉर्मूला, मैंने ये ड्राइव करके बताया, आपको ये डायरेक्ट लिखना है। एग्जाम में आप चाहें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला लिखकर आते हैं, हाफ मार्क तो कहीं नहीं गया, हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा। राइट नाउ इज नॉट सेल हमें निकालना है, एन हमें पता, सॉरी ई नॉट सेल हमें गिवन है, गिवन है या नहीं है,
भैया ई नॉट सेल हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, ईएमएफ ऑफ द सेल हमें निकालना है और के इक्विलिब्रियम का डेटा हमें गिवन है, ये इक्विलिब्रियम हमें गिवन है। आइए पहले हम निकालते हैं एन की वैल्यू। जरा इक्वेशन को, भाई इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन पेपर उठा लूंगा, उससे देख के लिख दूंगा। आप लोग जरा क्वेश्चन को, इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन जो बन के आई वो ये है। नेक्स्ट उस पर मैं रिएक्शन लिखता हूं, एड द इक्वेशन इज SN4 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम 3 प्लस SN2 प्लस। आइए इससे पहले मैं 6 उसकी वैल्यू निकालता हूं। मैंने बोला बच्चों देखिए, आपके पास दो रिएक्शन हो रही होंगी, एसएन का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन वाला पोर्शन कौन सा आएगा, रिडक्शन वाला पोर्शन, रिडक्शन वाला पोर्शन SN4 प्लस, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है इट विल कन्वर्ट इनटू SN2 प्लस। अगर ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, लॉस, भाई ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हो जाएगा एल्यूमिनियम विल कन्वर्ट इनटू द Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों आप इसको ऐड करना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से। नाउ ऐड, आप ऐड करते हैं तो इधर आता है SN4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इधर वाले पोर्शन में आएगा 3SN2 प्लस कितना आएगा 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गया, फिर बची हुई रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन है वही तो बचेगी। तो राइट नाउ आपके n की वैल्यू कितनी निकल के आई, n इज 6। राइट नाउ कम टू द इक्वेशन। भाई आपने अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई किया गया, देखिए अगर 0 पॉइंट, भाई आपसे ई सेल की, ई नॉट सेल की वैल्यू पूछी गई, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, भाई यही तो निकालना है हमें, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा ई नॉट सेल और ये हो जाएगा क्या था फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई n, यानी कि n इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 0.059 डिवाइडेड बाई 6 और लॉग वैल्यू क्या है, अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वैल्यू हमारे पास दी हुई है इन्होंने के इक्विलिब्रियम की, लॉग 4.617 इंटू 10 की पावर 184। हाँ यस, और इसकी वैल्यू देखो पीछे आपको मैं दिखा भी देता हूं, इसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है, दैट इज 184.6। चलिए मैं पिछले इक्वेशन में आपको इसको सॉल्व करता हूं यूज करते हुए। हमारे पास अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ई नॉट, विजिबल है आपको, यस, ई नॉट सेल इज इक्वल टू दिस इज, यार बच्चों एक काम नहीं कर सकता, इसे मैं 0.06 नहीं लिख सकता, दिस इज 0.06 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6, भाई अप्रोक्सीमेशन लगा दिया मैंने यहां पर, ये आएगा यहां पर यूज करते हैं तो दिस इज 184.6, यही वैल्यू गिवन है, यस 184.66 और प्रिसाइज इन्होंने कर रखा है 184.66। तो बेटा हमारे पास हम क्या करेंगे इसको, भाई हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करा, दिस इज 0.1 इंटू 184.66, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.8466 अप्रॉक्स। भैया अप्रॉक्स लिख देना, क्यों अप्रॉक्स, भाई आपने यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मान लिया था, क्योंकि अप्रॉक्स नहीं लिखोगे तो अगला आंसर हमारे पास फर्क आ जाएगा, और एग्जामिनर अगर प्रिसाइज चला गया
तो फिर गलत है, नंबर कट गए। पर हम अगर अप्रॉक्स कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे पास आंसर क्या आया है 1.844। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में बच्चे ध्यान से देखना, कैलकुलेट व्हाट विल बी द ई नॉट ऑफ द हाफ सेल एल्यूमिनियम 3 प्लस ओब्लिक एल्यूमिनियम। इस हाफ सेल का क्या वैल्यू आएगी? ई इफ ई नॉट ऑफ द हाफ सेल, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है, SN4 प्लस इज 0.15। आपको पता है कि भाई हमारे पास, बच्चों ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, ये ई नॉट सेल आया है, कहां गया, अभी तो पेज अभी आगे है, यस ये ई नॉट सेल आ गया 1.8466। मैंने बोला कि हमारे पास बी पार्ट जो होता है दैट इज द ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। अगर इसको और थोड़ा बेटर लिखा जाए तो राइट में होता है कैथोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, नहीं रिडक्शन ही, रिडक्शन ऑफ एनोड, रिडक्शन ऑफ एनोड। चलिए भाई मैं अब डेटा को लिखता हूं। मेरे पास इक्वेशन थी बच्चों ये वाली, क्या थी, अगर मैं साइड में लिखता हूं तो इक्वेशन थी SN4 प्लस प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस SN2 प्लस। अच्छा देखो SN4 प्लस का हुआ है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हुआ है, ये वाला हुआ है पार्ट रिडक्शन और ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यानी एनोड पे जो रिएक्शन हुआ होगा, एनोड पे हुआ होगा एल्यूमिनियम Al ओब्लिक Al3 प्लस, और कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे होगा SN4 प्लस ओब्लिक SN2 प्लस। भैया देखो जो जिसमें होता है उसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, बट डेटा हमें क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए इसका ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम का डेटा क्या होना चाहिए, और इसमें बात करें तो ई नॉट ऑफ SN4 प्लस ओब्लिक SN2 प्लस का क्या डेटा होगा, इस दोनों के हिसाब से क्या डेटा आएगा, ये हमें भाई यही तो पुट करना है, क्योंकि रिडक्शन रिडक्शन पुट करना है, तो हमने रिडक्शन रिडक्शन का डेटा निकाला। और इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है भाई एल्यूमिनियम का निकालने के लिए पूछा हुआ है, और इसका कितना गिवन है SN4 का 0.15। आइए वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। ई नॉट सेल कितना आया था पिछले पेज से निकालिए, 1.8466 1.8466 इज इक्वल टू, कैथोड क्या है हमारे पास, कैथोड की वैल्यू है 0.15 माइनस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम निकालनी है बच्चे, ये इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ई नॉट एल्यूमिनियम ओब्लिक Al3 प्लस और Al इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.15 माइनस 0.8466। आप इसे माइनस कर लीजिएगा, दैट इज अ 1.8466। आइए अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1.8466 माइनस 1.15। एक काम करते हैं इसे 5 कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 5, एक रफली आइडिया हमारे पास आ जाता है, दैट इज द 0, 8 में से 1 गया, लगभग हमारे पास 7, 1.7, अराउंड 1.7 अप्रॉक्स। आगे सबको समझ में, यहां पर अराउंड 1.7 अप्रॉक्स एक रफली हमने एक फिगर ले लिया है, उसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया है। पॉइंट क्लियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपके पास क्या निकाला गया, दिस इज अ 1 मार्क। अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट है 1 मार्क का, और प्रीवियस वाला पार्ट जो है दिस इज अ 2 मार्क। ए पार्ट 2 मार्क का ये है। 2 मार्क में हमारे पास देखो ये वाली पूरी कैलकुलेशन, पीछे वाला फॉर्मूला,
इसको इंक्लूड करते हुए ये वाला फॉर्मूला और पीछे वाली सारी कैलकुलेशन इसमें इंक्लूड होगी।